सा टाइम पीरियड करेंगे आज? मौर्योत्तर, पोस्ट मौर्य पीरियड। पोस्ट मौर्य पीरियड, फिर वही बात आती है, कैसे पता चला कि मौर्यों के बाद कोई आया? क्या वो मौर्य थे या कोई और थे? हमने मौर्योत्तर क्यों बोला? क्योंकि वो हमें अलग अलग नाम से राजवंश मिल रहे हैं और उनका क्षेत्र छोटा है। कोई यहाँ है, कोई हमें सातवाहन मिल रहा है, कोई हमें कण्व वंश मिल रहा है, कोई हमें शुंग वंश मिल रहा है, कोई ईरानी आक्रमण करके आ रहे हैं, कोई शक वंश मिल रहा है, कोई कुषाण वंश मिल रहा है, कोई पहलो। तो इसलिए हमने इस पीरियड का टाइम पीरियड क्या रखा? मौर्योत्तर पीरियड, पोस्ट मौर्य पीरियड। जब एक ही राजवंश की कमांड नहीं है और भारत में कोई केंद्रीय शासक नहीं है और वो बिखरा हुआ है टुकड़ों में, तो उसको हमने ऐसे बोला। ठीक है, मौर्योत्तर पीरियड में हम जब देखते हैं, यहाँ पे हम पहले सोर्सेज की बात नहीं करेंगे, पहले हम देखेंगे कि है कौन कौन। ठीक है, तो दो भागों में बट जाता है, एक होता है भारतीय राजवंश, जो भारत में थे, बाहर से नहीं आए, यहीं के ही भारतीय राजवंश। ठीक है, और दूसरा आक्रमणकारी या विदेशी। ठीक है, ये दो चीज, ये पार्ट इसका रहेगा। दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी लेकिन अलग अलग सेगमेंट में, अलग चेन बन के चलेगी। जब हम विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे तो विदेशी आक्रमण ही पढ़ेंगे, और जब हम भारतीय राजवंश पढ़ेंगे तो भारतीय राजवंश ही पढ़ेंगे। जब एसर्शन रीजनिंग, जब हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, इधर से जब एक चेन करते हैं, इधर से एक चेन करते हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट अपने आप ही क्लियर हो जाता है कि किसने कौन सी चीज की। क्योंकि ये क्या है, टॉपिक को हमें समेटना है। ठीक है, तो टॉपिक को जब हम इतने टाइम पीरियड से, इतने टाइम पीरियड की बात जब हो रही है और इसमें भारत टुकड़ों में बटा हुआ है, तो हमें टुकड़ों में पढ़ पढ़ के उसको समेटना है। चलें आगे। तो मौर्योत्तर टाइम पीरियड क्या है? मौर्य के वंश का बाद किस वंश की स्थापना हुई? शुंग वंश की। हम इसको ही रह गए। शुंग वंश के बाद कण्व वंश की, कण्व वंश के बाद आंध्र वंश, जिसको हम सातवाहन काल भी कहते हैं। ये है भारतीय राजवंश। इसके बाद आते हैं चेदी राजवंश आता है, इक्ष्वाकु आता है, लेकिन हम उनको छोड़ करके मौर्योत्तर टाइम पीरियड में हम इतना ही करते हैं। जब हम करेंगे उत्तर दक्षिणी पश्चिमी राज्य, छोटे राज्यों का वर्णन, तब हम छोटे 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 राज्यों को उठा लेंगे, जैसे चालुक्य है, काकतीय वंश है, वाकाटक वंश है, ये चौहान है, सबको हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। यहां पर हम सिर्फ इतना ही कवर करेंगे। मौर्य वंश का लास्ट राजा कौन था? बृहदर्थ। इसकी डेथ किसने की? इसके सेनापति ने। सेनापति का नाम क्या था? पुष्यभूति। अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुंग वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की। ये मौर्य शासक बृहदर्थ का सेनापति था और ये कहाँ का राज्यपाल था? उज्जैन का। ये मगध। ठीक है, जब इसने यहां पर राज किया तो ये क्षेत्र भी क्या हो गया? उज्जैन का मगध में आ गया। अब हम इसी को ही देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मण था। कौन कहता है? पतंजलि, क्योंकि पतंजलि इसके पुरोहित थे। पुरोहित मतलब प्रधानमंत्री। और कल्हण कहता है कि ये शूद्र था। अब यहां इस पूरे चैप्टर में बनेगा असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन। असर्शन रीजनिंग कैसे? क्योंकि जब वर्ण व्यवस्था में लिखा है कि ब्राह्मण का काम पढ़ाने का ही और एक ब्राह्मण शासक बन रहा है। ठीक है, अब हम इसी बात को आगे देखते हैं। शुंग वंश की स्थापना 187 ईसा पूर्व में पुष्यभूति शुंग ने बृहदर्थ को मारकर की।
हमें इसके बारे में, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये कौन था, हमें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कुछ लोग कहते, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये ब्राह्मण था, क्योंकि पतंजलि जो है इसी के पुरोहित थे। और पतंजलि ने क्या किया था, महाभाष्य संस्कृत की ये अष्टाध्यायी पर उन्होंने टीका लिखी थी। तीसरी बात, हमने इसकी उत्पत्ति कर ली। राजतरंगिणी का लेखक कहता है कि ये शूद्र था। सिर्फ ये दो ही है जो हमें इसके बारे में कहते हैं कि इनकी कास्ट क्या थी। लेकिन पुष्यभूति के बारे में ये कहते हैं हम कि इन्होंने सबसे ज्यादा बौद्धों का संहार किया। कौन कहता है, दिव्यावधान। दिव्यावधान कहता है कि ये बौद्धों का संहारक था। जितने भी बौद्ध थे, बौद्ध स्तूप तोड़े, बौद्ध थे, उनकी हत्याएं कर दी गई। यहाँ पे एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन भी बनता है, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि सांची का स्तूप और भारत का स्तूप इन्होंने बनवाया। आपका फैक्चुअल क्वेश्चन भी कि सांची का स्तूप क्या था, भारत का स्तूप किसने बनवाया, तो पुष्यभूति ने। उसके बाद और क्या किया इन्होंने, कारले की विहार बौद्धों के लिए बनवाया, नासिक का चैत्य भी क्या बनवाया, बौद्धों के लिए बनवाया। नासिक चैत्य होता है जहां पर के, जैसे हमारा मंदिर की बुद्ध की प्रतिमा रख दी गई हो, और विहार वो होता है जहां पर के जैसे मठ टाइप, जैसे धर्मशाला टाइप की, जहां पर पे बौद्ध के लोग रह रहे हो। तो इन्होंने, हम जैसे हम किंवदंतियों में सुनते हैं, दिव्यावधान कहता है कि पुष्यभूति शुंग ने जो है बौद्धों का संहार किया, बौद्धों पर अत्याचार किया। लेकिन पुष्यभूति शुंग ने सांची का स्तूप बनाया, भारत का स्तूप बनाया, कारले का विहार, कई बार आएगा कारले का चैत्य, कारले का चैत्य नहीं था, कारले का विहार बनवाया था। नासिक का उन्होंने चैत्य और विहार दोनों बनवाए थे। ठीक है, भांजा का, ये भी एक जगह का नाम है, भांजा में भी उन्होंने क्या बनवाया, विहार बनवाया। तो भांजा, सांची, भारत, नासिक में क्या था, चैतिक। ठीक है, ये सब उन्होंने किसने बनवाए थे, पुष्यभूति शुंग ने। तो दिव्यावधान जो कहता है कि इन्होंने बौद्धों पे संहार किया, पहला पॉइंट। दूसरा, अजंता की जो गुफाएं थी उसका जो 9वां हुआ है, 9वां उसकी जो गुफा है वो किसने बनवाई थी, पुष्यभूति शुंग ने बनवाई थी। और वो भी किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। क्लियर। हम यहाँ कहते हैं कि पुष्यभूति शुंग ब्राह्मण था, और ये बात पतंजलि बार बार कह रहे हैं कि वो ब्राह्मण था। क्यों, क्योंकि पुष्यभूति शुंग के टाइम में ही हिंदुत्व को फिर से स्थापित किया गया, जो कि जैन और बौद्ध के कारण कम हो गया था। कैसे, साक्ष्य है कि पतंजलि ने ही अश्वमेध यज्ञ किया था, पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ किया था, किसका, पुष्यभूति शुंग का 2 बार। लेकिन हम अश्वमेध तो तब करते हैं जब हम किसी को जीत लेते हैं। तो इन्होंने किसको जीता, हमने सोर्सेज की बात इसलिए पहले नहीं की क्योंकि सोर्सेज कम है और उसकी बिना कहानी के वो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो कैसे पता चलता है कि अश्वमेध यज्ञ हुआ है, क्योंकि इन्होंने यवनों को हराया था, इसलिए पुष्यभूति शुंग ने क्या किया, अश्वमेध यज्ञ करे। अब यहां पे एक सोर्स बनता है, कहां पता चलता हमें इनके बारे में, पहला दिव्यावधान। साक्ष्य है कि पुष्यभूति शुंग नाम का कोई शासक था, है हमारे पास एक लाइन में, क्योंकि दिव्यावधान कहता है कि उसने बौद्धों का संहार किया।
चाक्षुष का मतलब क्या होता है कि हमें उसके नाम का हिंट मिल रहा है कि ये नाम का राजा था। एक हो गया। दूसरा क्या आ गया, ब्राह्मण था या शूद्र था। तो गार्गी संहिता में दो पॉइंट आते हैं। एक तो यवनों का आक्रमण हुआ था, यानी कि मौर्योत्तर काल में विदेशी आक्रमण हुआ है। और कौन सा आक्रमण हुआ है, 4 हुए थे। तो यवन की पुष्टि हो गई कि यवन भी आए थे, तो यवनों का आक्रमण हुआ था। और दूसरी बात क्या लिखी है कि पुष्यभूति ने यवनों को सिंधु नदी के किनारे हरा दिया था, उनको एंटर नहीं करने दिया था। और इसी विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या कराया था, अश्वमेध यज्ञ। तो यहाँ पे आपको 3 फैक्ट मिल गए हैं कि पुष्यभूति शुंग नाम का एक शासक था, किसमें है वो, गार्गी संहिता में। और यवनों ने आक्रमण किया, किसमें वर्णन है, गार्गी संहिता में। और किन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, यवन और। ये क्वेश्चन तीनों इसी टाइप से आता है। तीसरी बात, अगर लिखना पड़े मौर्योत्तर के सोर्सेस के ऊपर, तो हमारे पास अभी 2 हो गए अपनी बात कहने के लिए। ठीक है, ये ब्राह्मण है, कौन कहता है, गार्गी संहिता ही कहती है ये ब्राह्मण है, क्योंकि पतंजलि इनके पुरोहित है। और कोई भी नहीं कहता है कि ये ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या शूद्र है। क्लियर, आगे चले। हमने यहाँ पे अपनी बात की कि एक तो इन्होंने हिंदुत्व को बढ़ावा दिया, दूसरा इन्होंने बौद्ध, ये सेशन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये मेंस की क्लास नहीं है जो हम इस पे बात करते हैं, लेकिन मैंने एक हिंट दिया है कि हाँ, बौद्ध धर्म कहता है कि उन्होंने बौद्धों को मारा, लेकिन साक्ष्य ये कहते हैं कि सांची बारहूत, नासिक, अजंता में जो भी क्रिएटिविटी हुई है, जो भी इन्होंने कला की, वो बौद्धों से ही संबंधित है। तो दूसरा इन्होंने क्या किया है, बौद्धों के लिए स्थापत्य बनाए। तीसरी बात क्या हुई, महाभाष्य किसके टाइम में लिखा गया, पुष्यभूति शुंग के टाइम में। चौथी बात क्या हुई है इनके टाइम में, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, हमें पता चलता है कि मौर्योत्तर काल में ही विदेशी आक्रमण हुआ। और पहला आक्रमण जब हम पढ़ते हैं विदेशियों में, वो कौन सा है, इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक को ही हम क्या कहते हैं, यूनानी। और इसके साक्ष्य की पता चलता है कि ये यूनानी आक्रमण हुआ। सबसे पहले यूनानी आक्रमण कब हुआ, 175 ईसा पूर्व में। किसके टाइम में हुआ, पतंजलि के टाइम में हुआ। किसके टाइम में हुआ, पुष्यभूति शुंग के टाइम में हुआ। तीसरी घटना क्या होती है, जो ये यवन शासक है, मैं यवन शासक को इसलिए इसके साथ ले रही हूँ क्योंकि दोनों ही चीजें हमने कहा था पैरेलल चलेगी, भारतीय राजवंश भी और विदेशी आक्रमण भी। मैं इसको साथ लेके चलूंगी, इसको हमें साथ ही लेके चलना पड़ेगा ये चैप्टर, वरना आपके लिए हमेशा ही प्रॉब्लम बना रहेगा। मौर्योत्तर टाइम 2 भागों में हम बांटते हैं, एक तो मौर्यों के बाद भारत में कौन से राजवंश थे, और दूसरा हम बांटते हैं विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण कितने हैं, मैं इसी को लेक्चर को साथ लेके चलूंगी कि किस राजा के टाइम में किसका हुआ था। भारत राजा है शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। विदेशी राजा कौन है, यूनानी आ गए, यूनानी आक्रमण हो गया। यूनानियों के बाद कौन सा आक्रमण हो गया, शक आक्रमण। ये सीक्वेंस में ही है, शक के बाद कौन आए हैं, पहलो, और पहलो के बाद कौन आए, कुषाण। यूनानी आक्रमण किसके टाइम में हुआ, कौन कौन कहता है, गार्गी संहिता, पहला पॉइंट। क्लियर, तो हमने यूनानी आक्रमण को देखा, यूनानी आक्रमण हुआ, गार्गी संहिता कहती है। अब मैं आगे चल रही हूं यहाँ पे।